अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैर से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव कंफर्मेशन और उसकी कंडीशंस की। जब वो फुलफिल होंगी तभी हम नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं। सो क्विकली हैविंग अ रिकेप, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द नेगेटिव कंफर्मेशन। देखिए, नेगेटिव कंफर्मेशन एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन की टाइप है जिसमें ऑडिटर अपनी काउंटर पार्टी से रिप्लाई तभी डिमांड करता है जब वो डिसएग्रीमेंट में हो। यानी कि जो बैलेंस हमने कंफर्मेशन के लिए भेजा है, अगरचे उनके बुक्स में डिफरेंट बैलेंस है, यानी कि वो डिसएग्रीमेंट में है, तभी वो रिप्लाई करें। अदरवाइज अगरचे उनका बैलेंस कंफर्म हो रहा है तो वो रिप्लाई ना करें। लेकिन इस नेगेटिव कंफर्मेशन में बाय डिफ़ॉल्ट एक रिस्क है। ये रिस्क है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमें रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो काउंटर पार्टी है, चाहे वो डेटर हो, बैंक हो, लॉयर हो, वो हमसे सहमत करते हैं, यानी कि वो हमसे एग्रीमेंट में हैं, तभी रिप्लाई नहीं आया। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद हमारा लेटर गलत एड्रेस पे जा पहुंचा हो, उनकी तरफ पहुंचा ही ना हो, तो रिप्लाई नहीं आया तो हम ये समझ के बैठे कि वो एग्रीमेंट में हैं, जबकि वहाँ पर लेटर ही ना पहुंचा हो। ऐसा भी मुमकिन है कि हमारी काउंटर पार्टी ने सहमति ना की कि उस लेटर को ओपन किया जाए, रीड किया जाए और फिर रिप्लाई दिया जाए, तो उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया हमारे लेटर को। तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आयज़ा ने हमें 4 कंडीशंस बोली हैं जिनका साइमल्टेनियसली फुलफिल होना लाजमी है। अदरवाइज नेगेटिव कंफर्मेशन एज एन ऑडिटर नहीं भेज सकते आप, क्योंकि रिस्क ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन है पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरिगार्ड इज लो, यानी कि हिस्टोरिकली हम एक डेटर को पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजते रहे हैं और हमेशा वहाँ से रिप्लाई आया है, चाहे वो कंफर्मेशन में हो या फिर डिसएग्रीमेंट में हो, रिप्लाई ज़रूर आता है। तो क्योंकि हम नेगेटिव कंफर्मेशन में ये चाहते हैं कि सिर्फ रिप्लाई डिसएग्रीमेंट में हो तभी हमें रिप्लाई किया जाए, तो हम ऐसे बंदे को नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं जहाँ से हमेशा रिप्लाई आता ही आता है। तो अगरचे नहीं आया रिप्लाई, तो यानी कि वो बंदा एग्रीमेंट में है तभी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमेशा वहाँ से रिप्लाई आ जाता है। क्योंकि नेचर नेगेटिव कंफर्मेशन की ये है कि आपने सिर्फ रिप्लाई तभी देना है जब आप डिसएग्रीमेंट में हो। तो इस बार रिप्लाई तभी नहीं आया क्योंकि वो बंदा जो है वो हमसे एग्रीमेंट में है। अगरचे वो डिसएग्रीमेंट में होगा तो वो हमें ज़रूर रिप्लाई करेगा, जैसा कि वो हमेशा से रिप्लाई करता आया है जब भी हमने पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी है। क्योंकि पॉजिटिव कंफर्मेशन ये डिमांड करती है कि आपने आंसर देना है, चाहे आप कंफर्मेशन में हो या डिसएग्रीमेंट में हो, क्योंकि हमेशा वहाँ से रिप्लाई आया है तो इस बार भी आएगा अगरचे वो डिसएग्रीमेंट में होंगे। सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट कंडीशन कि पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरिगार्ड इज़ लो। दूसरी कंडीशन ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्शन रेट इज़ लो। एक्सेप्शन रेट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, राइट। तो जहाँ से हमने हमेशा कंफर्मिंग रिप्लाई लिया है, यानी कि हमेशा जब भी हमने उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिप्लाई लिया है वहाँ से हमेशा बैलेंस कंफर्म ही होता है। तो अगर हम नेगेटिव कंफर्मेशन भेज देंगे ऐसे इंसान को जहाँ से हमेशा रिप्लाई कंफर्मेशन में आता है, तो अगर नहीं भी आया ना तो इसका मतलब है कि वो कंफर्म में ही होंगे, क्योंकि हमेशा वो कंफर्म में होंगे। तो ये रिस्क लो रहता है कि भाई रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि शायद
उन्होंने रिप्लाई देने की जहमत ना की हो, या रिप्लाई तभी नहीं आया शायद वो एग्रीमेंट में हो, तो वो हमेशा एग्रीमेंट में होते हैं, तो इस बार भी एग्रीमेंट में है तभी रिप्लाई नहीं आया। हमेशा वहाँ से रिप्लाई आता है, तो अगर इस बार नहीं आया तो इसका मतलब यही है कि वो एग्रीमेंट में है। तो यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्शन रेट, पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरिगार्ड इज लो, ये दोनों कंडीशंस। फिर तीसरी कंडीशन है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस लेकिन स्मॉल मटेरियल की, यानी कि इमटेरियल ट्रांजैक्शंस। और एज एन ऑडिटर वी नो वेरी वेल कि हम एज एन ऑडिटर सिर्फ मटेरियल ट्रांजैक्शंस पे ज़्यादा काम करते हैं, जबकि जो इमटेरियल बैलेंसेस होते हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत काम करते हैं और एक रीज़नेबल अश्योरेंस लेते हैं कि वहाँ पर एरर्स नहीं हैं और वी मूव ऑन। ठीक है, हमारा ज़्यादा फोकस वहीं पे होता है जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो, जहाँ पर मटेरियल ट्रांजैक्शंस हो। तो क्योंकि इमटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं तो वहाँ अगर हम नेगेटिव कंफर्मेशन भेजेंगे तो वहाँ से रिप्लाई आए ना आए कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है एज एन ऑडिटर कि हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के बजाय इमटेरियल मिस स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दें, क्योंकि ये हैं इमटेरियल बैलेंसेस, तो हम ओपिनियन इन पे देते नहीं हैं। तो अगर इनको हम नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे और वहाँ से रिप्लाई नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं है, रिस्क बहुत कम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ABC लिमिटेड कंपनी है जिनके 55 टोटल डेटर्स हैं। 5 डेटर्स वो हैं जिनको हमने 6 मिलियन का बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे दिया हुआ है, जबकि 50 ऐसे छोटे छोटे डेटर्स हैं जिनको मिला के 1 मिलियन का हमने बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे दिया हुआ है। तो हमने ऑब्वियसली एज एन ऑडिटर इन बड़ी 5 जो डेटर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर काम करना है, इनसे कंफर्मेशन लेनी ही लेनी है, यानी कि हमें इनको पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है। बाकी ये जो 50 डेटर्स हैं ना, सैम्पल बेसिस पे हमने इनसे नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है, और अगर रिप्लाई आया तो भी ठीक, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, रिस्क वैसे ही लो है, इमटेरियल बैलेंसेस हैं। लाइकवाइज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज लो। Risk of material misstatement is a combination of a risk of inherent risk and control risk. ये दोनों मिला के risk of material misstatement कहलाते हैं, क्योंकि कंपनी में inherent risk कम है, कंपनी का ऑपरेशन स्मूथ है, कोई कॉम्प्लेक्स नेचर की ट्रांजैक्शंस नहीं है, कंट्रोल रिस्क लो है, प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए हैं प्रोसेसेस में। यानी कि जब कंट्रोल्स पे रिलायंस आ गई तो हमने जो है वो डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा रख सकते हैं, हम टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑडिट रिस्क वैसे ही कम हो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम ऐसे ही कंपनी में जहाँ पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क बहुत कम है तो हम नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं, क्योंकि रिप्लाई ना भी आया तो वैसे भी हमारा रिस्क कम ही है, तो कोई मसला नहीं है। सो व्हेन दीज 4 कंडीशंस मेट तभी हम नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं।